आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से 9वां अध्याय। शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। इसकी विधा है कहानी। इसके रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार। लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म 26 जनवरी 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोडीगंग गांव में होता है। उनका मूल नाम आनंदी लाल था, जो कि इनके बचपन का भी नाम था। जैनेन्द्र कुमार केवल 2 वर्ष के ही थे, उसी समय इनके पिता का देहांत हो जाता है और इतनी कम आयु में इनका जो देख रेख है वो इनकी माता और इनके मामा के सानिध्य में होता है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह जैन के गुरुकुल हस्तिनापुर में ही होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनका दाखिला काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में कराया जाता है, जहाँ से वह उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा के दौरान, विद्यार्थी जीवन के दौरान ही उस समय जो अंग्रेजों का शासन था उसका विरोध करने के लिए आंदोलन में भी भाग लिया करते थे। सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जब चला तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के कारण इनकी जो है पढ़ाई वो छूट गई। उस दरमियान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। प्रेमचंद ने इनकी लेखन शैली को देखकर, इनकी रचनाओं को देखकर इन्हें भारतवर्ष का गोरकी कहा। इनका पहला उपन्यास परख, जिसमें दर्शाया गया है कि जो विधवा विवाह प्रथा है वह समाज में, या विधवा विवाह की जो समस्या है, लोग इसको किस नज़र से देखते हैं, उस पर आधारित ये उपन्यास है। त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, मुक्तिबोध, नीलमणि, तपोभूमि। तपोभूमि उनकी अंतिम उपन्यास है, जिसमें विवाह टूटने पर महिला अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन को चलाने के लिए कौन से कदम उठाती है, समाज में उसे वेश्या की दृष्टि से देखा जाता है, उस वेश्या जीवन को जीती है और उसको दर्शाया गया है। इनका जो निबंध संग्रह है वो है प्रस्तुत प्रश्न, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित होती है। जड़ की बात 1945 ईस्वी में प्रकाशित होती है। राष्ट्र और राज्य 1962 ईस्वी में प्रकाशित होती है और विचार वल्लरी 1964 ईस्वी में। इनकी जो जीवनी है वो अकाल पुरुष गांधी, जो 1968 में प्रकाशित होती है। उपन्यास
लिखने के दरमियान मुक्तिबोध उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 1966 ईस्वी में मिला, और 1970 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिला। साथ ही भारत भारती सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। जैनेंद्र की जो पहली कहानी थी वो थी खेल, जो विशाल भारत पत्रिका में 1920 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी, और प्रथम कहानी संग्रह जो था वो था फांसी। जैनेंद्र को हिंदी का शरद भी कहा गया, इन्हें शरद की उपाधि मिली है। इतना ही नहीं, इनकी जो लेखन शैली है, इनकी जो विचारधारा है, उनको देखकर इन्हें मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक कथाकार के रूप में लोग जानते हैं, इन्हें ख्याति प्राप्त है। सन 1923 ईस्वी में नागपुर में संपन्न हो रहे एक ऐतिहासिक झंडा सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया, और उनके कारण इन्हें 3 माह तक की सज़ा हुई। कारावास में ही उन्होंने अपना पहला लेख लिखा, जिसका शीर्षक था देश जाग उठा था। जेल से छूटने के बाद वह दिल्ली लौटे और वहाँ सोचा कि जीविका की तलाश करें। आंदोलन का भी हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, तो नौकरी के लिए वह चले जाते हैं कलकत्ता। लेकिन वहाँ उन्हें जब नौकरी नहीं मिलती है, तब वह फिर से अपने लेखन कार्य में जुट जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी रचनाओं के माध्यम से हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में उन्होंने एक अनूठा योगदान दिया है। और इसी दरमियान 24 दिसंबर सन 1988 में अपने जीवन की अंतिम सांस लेते हैं। उनकी ये रचना जो है चिड़िया की बच्ची, उसमें इन्होंने दर्शाया है कि कोई व्यक्ति जब अपरिचित होता है, वह हमें भले ही कितनों भी लोभ क्यों न दे, लेकिन हमें उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह व्यक्ति हमारा नुकसान कर दे। तो कभी भी अपरिचित व्यक्ति से उतना लगाव नहीं रखना चाहिए। हमारा हित कम और अहित ज़्यादा हो सकता है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। और वर्तमान दौर में यह स्थितियाँ बहुतायत देखने को मिलती है। इस विचारधारा के कारण ही इन्हें मनोविश्लेषणात्मक कथाकार कहा गया है, मनोवैज्ञानिक कथाकार कहा गया है। शीर्षक में माधव दास नाम का एक व्यक्ति है जो सभी प्रकार के धन, सुख, संपत्ति, वैभव से संपन्न है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और वह शौकीन भी है। शौकीन है प्रकृति के दृश्यों का, शौकीन है सांसारिक जो भौतिक सुख है उसका। कला से भी उसका बहुत लगाव है, और इतना शौकीन है कि उसने अपने आवास को, जो महल है, उसको संगमरमर से बनाया है।
और उस संगमरमर के महल को देखने के लिए उसके सामने एक बगीचा बनवाया, एक बगीचा लगवाया जिसमें रंग बिरंगे फूल के पौधे लगे हुए हैं और अन्य पेड़ पौधे भी हैं। उस बगीचे में जाकर वह बैठता है और वहाँ से अपने जो महल है संगमरमर की, उसकी सुंदरता को निहारता रहता है। उस बागीचे में एक झूला लगवाया हुआ है, जिस झूले पर वह मसलंग रखता है, मसनद, जो एक गद्दीदार तकिया होता है, लंबा और गोल तकिया जो आरामदेह होता है। उसको उसके सहारे वह बगीचे में उस झूले पर बैठा रहता है और उस दृश्य का वह आनंद लेता है, अपने सुंदर महल का, पेड़ पौधों का, प्राकृतिक जो छटाएं हैं, हवाओं का, सूरज की डूबती हुई लालिमा, उन किरणों का, पक्षियों के चहचहाने का, और वह प्रेमी है इस प्रकृति में जो जलधाराएं हैं, नदी हो, झील हो, झरना हो, उसकी शीतल जलधाराओं का जो कलकल है, बहाव, उसका वह लुत्फ़ उठाना चाहता है। ये दृश्य उसके मन को बहुत अच्छा लगता है, मनोरम लगता है, उसके मन को भाता है। और यह दृश्य देखकर उनका मन जो है वो तृप्त हो जाता है। अगर उसके साथ मित्र बैठे हैं तब तो अपनी दिनचर्या को वह मित्र के साथ साझा करता है, लेकिन जब उसके मित्र चले जाते हैं या फिर जिस दिन नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में वह उसी बगीचे में बैठता है, उस मसलंग के सहारे, उस मसनद के सहारे, और कल्पना में खो जाता है। जो दृश्य है, शाम का जो दृश्य है, गोधूली जो बेला है, उस गोधूली बेला, उस शाम के दृश्य को वह देखता है और कल्पना करता है। ऐसा लगता है कि वह जागते हुए खुली आंखों से वह सपना देख रहा है। वो इतना लुभावना और मनोरम दृश्य होता है जो उसे स्वप्न की भांति लगता है। माधवदास धन संपन्न व्यक्ति था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, कोई सुख सुविधा कुछ भी कमी नहीं था। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसके जीवन में कुछ कमी सी लगती थी। इतना महत्वाकांक्षा होने के बाद भी, इतनी प्रबल इच्छाएं होने के बाद भी, एक सबसे अच्छी आदत थी कि वह किसी बुरी आदत को ग्रहण नहीं किया था। अच्छा व्यक्तित्व था उसका, साफ सुथरे और अच्छी चीजों में रुचि रखता था, चाहे वो भावनात्मक स्तर पे हो या भौतिक स्तर पे हो।
लेकिन कुछ तो बात थी, कुछ तो कमी थी जीवन में, जो इतना सब कुछ भरा पूरा होने के बाद भी उनका जीवन खाली खाली सा लगता था, अतृप्त सा लगता था, सूनापन सा लगता था, अधूरा सा लगता था। एक दिन जब वो शाम के समय अपने बागीचे में बैठे रहते हैं, उसी समय एक चिड़िया की बच्ची आती है और उनके उस बागान में गुलाब के फूल के डाली पर बैठ जाती है। जितने सुंदर उनके बागान में लगे उन रंग बिरंगी फूल की खूबसूरती है, उसमें भी चार चांद लगाने वाली यह चिड़िया, जो अलग अलग रंग, उनके शरीर पर जो पंख है वो अलग अलग रंगों से रंगा हुआ है, रंग बिरंगे चमकदार पंख है इनके। इसके कारण उसके जो बगीचे हैं उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और निरखने लगती है। बगीचे की सुंदरता और निखर जाती है। चिड़िया तो आकर वहाँ बैठ जाती है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे कूदने लगती है, फुदकने लगती है। फूल, रंग बिरंगे फूल का वो आनंद लेती है, लेकिन उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि वास्तव में माधव दास का जो स्वभाव है वो क्या है। उसके स्वभाव के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। कुछ पता नहीं होता कि माधव दास आखिर उससे क्या चाहता है। वह इस सब चीज़ों से, इन सब स्वभावों से बेफिक्र होकर उस बगीचे में खेलती रहती है। माधवदास जब इस सुंदर सी चिड़िया की चित्रकारी को देखता है, इसके रंग बिरंगे पंखों को देखता है, इसके सुंदर चोंच को देखता है, इसकी सुंदर आवाज़ को सुनता है, तो उसका मन बड़ा खुश होता है। और इधर उधर जब वह फुदकती है तो माधवदास का जो सूनापन है, एकांत भाव है, वो खिल सा जाता है। दरअसल जो चिड़िया की बच्ची है वो उस बगीचे में आराम करने के लिए नहीं आई थी। थोड़ी देर के लिए वह रुक जाती है, कहीं दूर दराज जा रही होती है। उस दरमियान वह थक जाती है और सोचती है क्यों ना थोड़ी देर हम रुक जाएं, आराम कर ले, बगीचा भी अच्छा है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। तो यह सोचकर वह थोड़ी देर वहाँ बैठ जाती है, ताकि हम कुछ देर के बाद फिर वहाँ से अपने गंतव्य को चले। और चिड़िया की इसी मनमानी, जो स्वेच्छा, जो स्वतंत्र है, इस स्वतंत्र भाव से चिड़िया जो कर रही थी, कुदकना, फुदकना, चहचहाना, ये स्वभाव, ये स्वच्छंदता माधवदास को
बड़ा अच्छा लगता है। बहुत देर तक माधवदास उसकी इस क्रीड़ा को देखता है। इस दृश्य को देखकर वह बार बार उसका मन जो है वो पुलकित हो जाता है और उसे इसी प्रकार देखने में वह आनंद प्राप्त करता है। देखते ही देखते माधवदास अपना थोड़ी देर के लिए अपना सब कुछ भूल जाता है। और उस चिड़िया के बच्चे से कहता है कि भले ही तुम देर से आई, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम इस बागीचे में आई, क्योंकि इस बागीचे की जो सुंदरता है ये खासकर तुम लोगों के लिए बनाई गई है। और ये बगीचा का निर्माण भी तुम्हारे जैसे सुंदर पंखों वाली और सुरीली आवाज़ वाली चिड़िया के लिए ही बनाई गई है। तुम आया करो, ये बगीचा तुम लोगों के लिए ही है, इसे तुम अपना ही समझो। ये बगीचा फूलों से तो भरा है, रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, लेकिन इसकी सुंदरता तब और अधिक अच्छी हो जाती है, तब और बढ़ जाती है जब तुम जैसे रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया इसमें चहचहाती है, इसमें फुदकती है, इसमें खेलती है। इसीलिए तुम हमेशा यहाँ खेला करो, आया करो, और हम तो कहते हैं कि यहीं रह जाया करो। तुम्हारे बिना यह बगीचा वीराना सा लगता है, खाली खाली सा लगता है, सूना सा लगता है। जिस प्रकार पतझड़ में सारे पेड़ अपने पत्ते को त्याग देते हैं और वह निर्झर निष्प्राण सा लगता है, ठीक उसी प्रकार यह बगीचा फूल से तो भरा है, लेकिन उसी पतझड़ की भांति लगता है जब तुम नहीं होते हो। अर्थात इसकी सुंदरता तुम सुंदर पक्षियों, तुम सुंदर चिड़ियों से ही है। और यह जो सुंदर बगीचा है यह मैंने खुद के लिए नहीं बनवाया, ये मैंने तुम जैसे सुंदर पक्षियों, चिड़ियों के फुदकने, चहचहाने और खेलने के लिए ही बनवाया है। इसीलिए तुम निर्भीक होकर, बिना संदेह और संकोच किए इस बगीचे में आया करो, यहाँ खेलो और इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाओ। चिड़िया चूँकि इन सब बातों से अनभिज्ञ थी, वह तो थोड़ी देर आराम कर रही थी, उस सुंदर दृश्य का आनंद ले रही थी। उसे क्या पता कि वह माधवदास जो उस बगीचे का मालिक है वह उसी से बात कर रहा है। लेकिन जब उसे वह भान होता है, जब उसे इस बात का ज्ञान होता है कि माधवदास उसी से बात कर रहा है, तब वह सचेत हो जाती है, सतर्क हो जाती है और उसके अंदर डर उत्पन्न होता है। लेकिन अपने डर को थोड़ा रोकते हुए
वह उस माधव दास से याचना करती है, अपनी बात बताती है कि दरअसल मैं यहाँ विश्राम करने नहीं आई थी, मैं तो रास्ते से जा रही थी अपने गंतव्य, तो देखा सुंदर बागीचा, सुंदर सुंदर फूल, रंग बिरंगे फूल, इसीलिए थोड़ी देर सोचा इसका आनंद उठा ले। मेरा यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं था, कोई मनसा नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी। यह मुझे नहीं पता था कि यह बगीचा आपका है। थोड़ी देर में मैं इस बागीचे से चली जाऊंगी। इतना सुनते ही माधवदास अपनी उस महल की तरफ इशारा करता है और कहता है, घबराओ नहीं, यह बगीचा ही नहीं बल्कि ये जो सामने संगमरमर से सजी हुई बनी हुई जो सुंदर महल तुम देख रहे हो, ये महल भी मेरा ही है। और यह बागीचा भी मेरा है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, महल और बगीचा तो मेरा है, मैंने बनवाया है, लेकिन तुम हमें अपना ही मानो, अपने जैसा ही व्यवहार करो। ये मेरा है तो केवल मेरा नहीं है, यह तुम्हारा भी है, इसे तुम अपना भी समझो, क्योंकि ये जो दृश्य है ये सब हमने तुम लोगों के लिए ही तैयार करवाया है। तुम कितने सुंदर हो, कितनी भोली सुरीली आवाज़ है, कितने सुंदर रंग बिरंगे पंख हैं। ये दृश्य मेरे मन को बहुत सुंदर लगता है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है तुम्हें देख के, मैं बहुत अधिक खुश होता हूँ। इसीलिए तुम इस बगीचे को छोड़कर अन्यत्र कहीं मत जाओ। निसंकोच, डरने की कोई बात नहीं है, संकोच करने की कोई बात नहीं है, यह तुम्हारा ही है, अपना ही समझो, तुम यहीं रहो। ये केवल बागीचा ही नहीं बल्कि ये सुंदर जो संगमरमर के महल है, यह भी तुम्हारा ही है, इसे अपना ही समझो। इन सब बात को अगर देखा जाए, जितनी बातचीत या जो स्वभाव माधवदास के मन में है, इस सबसे प्रश्न बनता है। प्रश्न ये बनता है कि माधवदास को किससे लगाव था। जैसा कि हमने देखा, माधवदास सुखी संपन्न व्यक्ति है, सभी भौतिक सुखों से वह भरा पूरा है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो उसके पास नहीं है। साथ ही वह प्रकृति भी से भी प्रेम करता है, फूल, नदी, झरने, पेड़ पौधे, हवाएं और पक्षियों, इन सबों से वह लगाव रखता है। इन सब दृश्यों के कारण, इन सब दृश्यों का आनंद लेता है वह। लेकिन एक भावना है, उनके अंदर इन सभी दृश्यों के प्रति स्वार्थ की भावना छिपी हुई है। वह यह सोचता है कि अगर ये सभी दृश्य, ये सभी सुख, ये सभी संपत्ति अगर मेरे पास होता तो और अच्छा होता। ये प्राकृतिक प्रेमी होने के साथ साथ एक अवगुण भी इसके अंदर भरा हुआ है
कि वह सब चीज़ पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, तो उसे इस प्रकृति में जो भौतिक सुख संपत्ति उससे तो लगाव है ही, लेकिन वह सबका मालिक बनना चाहता है, सब पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, सब पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि जब चिड़िया उसके बगीचे में आती है तो उस चिड़िया को देखने के बाद माधवदास के मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है, उसके प्रति माधवदास क्या सोचता है, चिड़िया के प्रति माधवदास की क्या मनसा रही। तो जैसा कि हमने कहा कि वह स्वार्थ में लिप्त व्यक्ति है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सुंदर संगमरमर का महल बनाता है। उस सुंदर से संगमरमर महल को निरखने के लिए, देखने के लिए, उसका लुत्फ उठाने के लिए उसके सामने एक सुंदर सा बागीचा तैयार करवाता है, जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, अन्य पेड़ पौधे हैं, और उसमें एक झूला लगाया हुआ है जिस पर बैठ के वह मसलंग डालकर, एक गद्दीदार तकिया डालकर उस पर वह झूलता है और अपने उस सुंदर महल को देखता है, उसका लुत्फ उठाता है। उस दरमियान जब वह चिड़िया आती है और थोड़ी देर के लिए वहाँ विश्राम करना चाहती है, उस सुंदर छटा को देखना चाहती है, उसका आनंद लेना चाहती है, तो माधवदास के मन में फिर से वह स्वार्थ वाली भावना उत्पन्न होती है कि हमारे पास इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ लगता है अधूरा सा है। वो क्या? तो बगीचा तो है, लेकिन इसमें चहचहाने वाली सुंदर कोई चिड़िया नहीं है। अगर यह चिड़िया हमारे बगीचे में रहती, हमारे महल में रहती, हमारे पास रहती, तो कितनी अच्छी होती, कितना अच्छा होता, लोग हमें और अधिक सम्मान देते, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र हमारी बड़ाई करते कि माधवदास के पास महल, सुंदर बगीचा और रंग बिरंगी सुंदर सुरीली आवाज़ में गाने वाली चिड़िया भी है। तो क्यों ना इस चिड़िए को पकड़कर हम अपने पास रख ले, उसको बंदी बना ले, पिंजड़े में रख ले, ताकि हम हमेशा उसे देखते रहे और उससे हमारा मन प्रसन्न होता रहे। इस प्रकार की भावना माधवदास के मन में थी। इसीलिए माधवदास यह बात उस चिड़िया से कहता है कि ये बगीचा ही नहीं, बल्कि ये महल, जो सुंदर संगमरमर का महल है, यह महल भी हमारा ही है और इसे तुम अपना ही समझो, क्योंकि इतनी सुंदरता तुम जैसे सुंदर चिड़ियों के लिए ही है। अगर तुम नहीं रहोगे तो यह सब सुनसान लगेगा, वीराना सा लगता है, इसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। अतः तुम इसे अपना ही समझो और यहीं रहो, ताकि इसकी भी सुंदरता बनी रहे और जो हमारी मनसा है वह भी पूरी हो जाए, हम भी प्रसन्न रहे। तुमसे हमारा यह महल, हमारा यह बगीचा सुंदर लगे और हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो इस प्रकार की भावना माधवदास के मन में रहती है कि सब चीज़ से संपन्न होते हुए भी वह महत्वाकांक्षी है, इसीलिए उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और वह इस स्वार्थ भाव में डूबे रहता है, जिसके कारण उसकी इच्छाएं प्रबल होती जाती है और कभी कभी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है तो वह दुख का कारण हो जाता है।